हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीक में 2 दिन तो आपकी उत्तराखंड चलेगी, 2 दिन आपकी जीएस चलेगी और 2 दिन आपकी हिंदी चलेगी। यानी कि मंडे और ट्यूसडे आपकी उत्तराखंड चलेगी, वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी जीएस चलेगी और फ्राइडे और सैटरडे को आपका हिंदी उस दिन चलेगी। ठीक है, तो देखिए उसी क्रम में आज आपका वेडनेसडे है और वेडनेसडे के दिन आपकी जीएस की क्लास आनी है। हालांकि पौड़ी मैंने थोड़ा आधे में छोड़ा है, उसको मैं नेक्स्ट मंडे और हो सकता है बीच में कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद आपका जीएस का ही टॉपिक चलना था जो कि वेडनेसडे को चलना है और वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर जीएस में हम देखें तो जो सबसे पहला दिया हुआ है वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है सिंधु सभ्यता का। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता ही कवर करने वाले हैं, इसलिए आज आपको हेडिंग डालनी है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आपको आज हेडिंग डालनी है और सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिंधु सभ्यता आखिर स्थित कहाँ पे। अगर भारत की हम बात करें तो भारत के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर है। तो भारत के मानचित्र में अगर आप पश्चिमोत्तर का वाला भाग देखेंगे तो वहीं से आपकी जो है सिंधु नदी बहती है और उसी साइड को आपकी जो सिंधु सभ्यता है वो डेवलप हुई थी। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर वाला भाग यानी गुजरात, आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो वो वाला एरिया जो है वो सिंधु घाटी का एरिया है। ठीक है, अब अगर कोई एरिया है तो कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल है वो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल नोट करना है और क्षेत्रफल आपका इसका है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के बाद बात आती है कि किस आकार में आखिर ये होगा। अब किसी क्षेत्रफल में कोई चीज़ है, कोई भी जगह अगर किसी क्षेत्रफल में है तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा और सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है कि अगर आपसे एग्जाम में आकार पूछा जाए तो ये क्या है, त्रिभुजाकार है। बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो त्रिभुजाकार का मतलब है कुछ इस तरीके का आपका जो है सिंधु सभ्यता का आकार है। कुछ ऐसे इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का आपका कुछ सिंधु सभ्यता का आकार है। इसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो उत्तर आपका होगा, यहाँ पर आपका दक्षिण होगा, इधर आपका पूर्व होगा और इधर की साइड आपका पश्चिम होगा। तो इस तरीके से कुछ डिवाइड कर रखा है सिंधु सभ्यता को त्रिभुजाकार आकार में। ठीक, अब त्रिभुजाकार आकार में है तो किस हिस्से को आप जो है उत्तर की तरफ डालेंगे, किसको आप दक्षिण की तरफ डालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो है पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, पश्चिमी हिस्सा कौन सा है, इसका आपका उत्तर का हिस्सा कौन सा है, पूर्व का कौन सा है और दक्षिण का कौन सा है। तो अगर आप इस तरीके से त्रिभुज बना के नोट कर लेंगे यहाँ पे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर वाले हिस्से की। तो उत्तर में जो इसका हिस्सा है वो है जम्मू कश्मीर का, JNK मैं लिख रही हूँ, आप पूरा ही लिख लेना। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको कहा गया है मांदा, मांदा इसको कहा गया है और ये है चिनाब नदी के तट पर, चिनाब तट पर। ठीक है, चिनाब नदी के तट पर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर की तरफ कौन सा स्थल है तो कौन सा है, मांदा है, या मांदा जो है वो किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण का जो हिस्सा है ये है आपका गोदावरी नदी के तट पर और इस हिस्से का नाम है दाइमाबाद, इसका नाम है दाइमाबाद। इसके बाद पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो हिस्सा है ये है आपका हिंडन नदी के तट पर और इस हिस्से का नाम है आलमगीरपुर। कौन सा है, आलमगीरपुर। इसी क्रम में पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का जो हिस्सा है ये है दाश्क नदी के तट पर और यहां पर आपका पड़ता है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। तो इस तरीके से आप जब इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि उत्तर की तरफ कौन सा है, ये आपका मांदा है, जो स्थल है सिंधु सभ्यता का स्थल है मांदा और चिनाब नदी के तट पर है जम्मू कश्मीर में। पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो
हिंडन नदी के तट पर है आरामगीरपुर। इसी क्रम में आप पश्चिम की तरफ देखेंगे, दाश्क नदी के तट पर है सुतकांगेडोर। इसी क्रम में आप जब दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका गोदावरी तट पर है दाइमाबाद, और ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसे समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है एग्जाम में करने के लिए। वहीं अगर आप बुक में इसे पढ़ेंगे, आप रटने लगेंगे तो चीज़ें दिमाग में घुसती ही नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि पश्चिम में क्या कह रहा है, उत्तर में क्या कह रहा है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो इसे आप ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद बात आती है कि अगर त्रिभुज में हमने इसे डिवाइड किया है, यानी कि त्रिभुज का अगर ये आकार का है तो कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी, और लंबाई इसकी हम कैसे देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये है 1600 किलोमीटर इसकी यहाँ पर लंबाई है। वहीं कुछ ना कुछ चौड़ाई भी अब इसकी होगी, तो चौड़ाई की अगर बात की जाए तो वो है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जलीय भाग की लंबाई इसकी कितनी है, यानी कि जलीय भाग से आपका जो सिंधु सभ्यता है वो कितनी लगी हुई है, तो वो है 1300 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जलीय भाग की लंबाई, तो कितना है, 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है, इस तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे ही आपको इसे पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि आखिर इसकी खोज किसने करी होगी। कहीं ना कहीं किसी ने तो इसको ढूंढा होगा, किसी ने तो इसकी खोज की होगी। तो इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है दयाराम साहनी को, और 1921 में उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन इसकी खोज से पहले भी इसके कुछ साक्ष्य मिले थे, और उन साक्ष्यों की खोज की थी 1826 में चार्ल्स मेनन ने। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं खोज के बारे में। खोज की बात की जाए तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जो है इसके खोज की थी। खोज क्या की थी उन्होंने, उनको इस जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर कुछ ईंटें मिली थी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी उस टाइम खोज नहीं हो पाई। उसके बाद 1921 में जब दयाराम साहनी को जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कार्य सौंपा गया कि आप इस सभ्यता को जो है अच्छे से इसका अध्ययन करिए, इसकी सर्वे आप करिए, तब जाकर उन्होंने इसकी सर्वे करी, और इसकी सर्वे का, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है दयाराम साहनी को। खोज का श्रेय आप लिखेंगे दयाराम साहनी। (1921) में दयाराम साहनी। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर खोजा था, इन्होंने खोजा था हड़प्पा में। हड़प्पा जो स्थल है उसको इन्होंने खोजा था। और यहाँ से क्वेश्चन आता है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है, तो ये आपका रावी नदी के तट पर है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है इसके नामकरण की कि आखिर इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा है, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम हम देख लेते हैं कि इसके नाम क्या क्या रखे गए हैं। नामकरण की बात करें तो पहला नाम इसका कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम इसका कहा जाता है सरस्वती सभ्यता। सभ्यता आप पूरा लिख लेना। चौथा इसका नाम कहा जाता है नगरीय सभ्यता। ठीक है, और पांचवा इसका नाम कहा जाता है वो है कांस्यकालीन सभ्यता। ठीक है, अब आखिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, या फिर सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, और कुछ ना कुछ इतिहासकारों को मिला होगा जिसकी वजह से उन्होंने इसे ये नाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले जब इसकी खोज की गई थी तो वह हड़प्पा में ही की गई थी, इसलिए इसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी जो है, यानी कि जहाँ से सिंधु नदी बहती है उसके आसपास जो घाटी है। अब घाटी किसे कहा जाता है, जब दो पहाड़ों के बीच से नदी बहती है तो आसपास में कुछ घाटी बन जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंधु घाटी। ठीक है, तो वहाँ घाटी पर ही जो है वहाँ पर क्या मिले हैं, नगर मिले हैं सिंधु सभ्यता के, इसलिए इसको कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता।
तीसरी बात आती है कि सरस्वती सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। तो सरस्वती सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। सरस्वती सभ्यता की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक तरफ बहती हुई आपको दिखेगी सिंधु नदी और दूसरी तरफ से आपकी गंगा नदी जाती है। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ पर जो है कालांतर में कभी पहले यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी, और जब उन्होंने देखा कि सिंधु सभ्यता के नगर जो हैं वो इस सिंधु सभ्यता से ज़्यादा जो है सरस्वती नदी के नज़दीक में थे, यहाँ पर ये थे, यहाँ कम थे यहाँ ज़्यादा थे, ठीक। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा, सरस्वती नदी भी नाम दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें कि नगरीय सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नगर मिले थे, इसलिए इसका नाम नगरीय सभ्यता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कांस्यकालीन सभ्यता इसका नाम आखिर क्यों पड़ा होगा। तो देखिए कांस्यकालीन सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिंधु सभ्यता में बहुत ज़्यादा कांस्य के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। उस टाइम पर लोहा वगैरह कुछ नहीं था, कांस्य, टिन, इन्हीं सभी चीज़ों से जो है काम उस टाइम किया जाता था। अब अगर आज का आप टाइम देख लीजिए तो आज के टाइम को कलयुग कहा जाता है। और कलयुग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कल है उसका अगर आप वैज्ञानिक अर्थ निकालेंगे तो उसका वैज्ञानिक अर्थ होता है लोहा। तो यानी आजकल का जो टाइम है ये लोहा का युग है। इस टाइम पर हम लोहे का बहुत उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है कल युग, ठीक। इसी तरीके से उस टाइम इसको क्या कहा गया था, कांस्यकालीन सभ्यता कहा गया था। तो ये तो होगा इसके नामकरण, और आपके उसमें पर्टिकुलरली लिखा गया है नामकरण खोज, उसी हिसाब से मैं इसे पढ़ा रही हूँ, ठीक। इसके बाद अब आता है नामकरण के बाद कि आखिर इसका समय क्या रहा होगा, यानी कितने टाइम पहले जो है आपकी सिंधु सभ्यता यहाँ पर रही होगी। तो ये तकरीबन 4000 साल पुरानी सभ्यता है, और अगर आप इसका बुक्स में टाइम देखेंगे तो वो आपको 2350 से 1750 या फिर 2400 से 1700 आपको इसका टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक अगर मैं लेकर चलूँ तो उसमें आपका टाइम जो दिया गया है, इसका समय जो दिया गया है वो दिया गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। वहीं अगर मैं ल्यूसेंट की बात करूँ तो ल्यूसेंट में टाइम दिया गया है 2400 से 1700, ठीक है। अब आप कहेंगे कि टाइम फिक्स क्यों नहीं है। टाइम इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि इसके टाइम का कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिला है। ये जो टाइम निकाला गया है ये रेडियो कार्बन के द्वारा निकाला गया है। अब आप कहेंगे कि ये रेडियो कार्बन क्या होता है। देखिए रेडियो कार्बन कुछ नहीं होता, ये एक तत्व होता है, और ये किस तरीके से काम करता है। जब भी कोई अगर पत्थर आपने रखा होगा उस पर सूर्य की किरणें अगर प्रभावित हो रही हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन उसके अंदर बनता है। इस तरीके से अगर कोई पत्थर है और यहाँ से सूर्य की किरणें इस पर आ रही हैं तो इसके अंदर ये नाइट्रोजन बनती है, ठीक। वहीं ये पत्थर अगर दब गया 3 4 5 6 7 8 जितनी भी परतों से अगर ये दब गया, इसके अंदर क्या होता है, रेडियो कार्बन जो तत्व होता है वो बनना शुरू हो जाता है, और ये रेडियो कार्बन होता है C14, ठीक। इसी रेडियो कार्बन से जो है आपका समय एग्जैक्ट नहीं पर एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने समय पूर्व जो है यहाँ पर, इतने समय पूर्व ये चीज़ यहाँ पर हुई है, वो इसी से किया जाता है। क्योंकि ये जो रेडियो कार्बन होता है ये हमारे पर्यावरण में भी विद्यमान होता है, और वहीं से इसका जो है अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन इतने साल पहले ये रहा होगा। इसलिए हर बुक में आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इसको आप ये दोनों चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि आखिर 2350 अगर एग्जाम में आया तो आप वो करेक्ट करना होगा, 2400 से 1700 आया तो वो करेक्ट करना होगा, लेकिन दोनों चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक। ये एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको बता रही हूँ और ये ल्यूसेंट की बुक से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। अब समय के बाद बात आती है कि आखिर इसके समकालीन कोई सभ्यता थी या फिर नहीं थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के या फिर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो चीन की सभ्यता मिलती है, दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है, तीसरी मिस्र की सभ्यता मिलती है, और चौथी आपको मिलती है ग्रीक की सभ्यता। तो समकालीन इसके कौन कौन से थे वो आपको याद रखना है। समकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी थी। सबसे पहले आपको लिखना है मिस्र की सभ्यता, दूसरा आपको लिखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी आपको लिखनी है चीन की सभ्यता, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसकी समकालीन है, सिंधु सभ्यता की समकालीन है। और क्यों है ये इसकी समकालीन,
क्योंकि ये जो तीनों सभ्यताएं हैं ये भी नदियों के किनारे मिली हैं। चीन की जो सभ्यता है ये पीली नदी के किनारे मिली है, इसलिए इसको इसका समकालीन माना जाता है सिंधु सभ्यता का। लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है वो इसकी समकालीन नहीं है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि ग्रीक की जो सभ्यता है वो इनकी समकालीन नहीं है। और ये जो चारों हैं, सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, ये चारों के चारों क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद बात आती है कि आखिर जो ये सिंधु सभ्यता है इसको किस काल में रखा गया होगा। ठीक है, काल का मतलब है, आपको पता होगा कि एक तो प्रागैतिहासिक काल होता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है। तो इसको जो रखा गया है वो रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल में। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया है, आखिर ऐसा क्या है कि इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है? इसके पीछे का जो कारण है वो ये है क्योंकि ये जो सभ्यता है इसके लिखित प्रमाण तो मिले हैं, यानी कि इसके लिखित जो भी शिलालेख वगैरह जो भी हैं वो मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जब उनको पढ़ा नहीं जाता तो उसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसलिए जो सिंधु सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, यानी कि इसका विस्तार आखिर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लेना आप विस्तार को, तो बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। अब हम इसका पढ़ेंगे विस्तार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो 3 देशों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा आपका है भारत। इन 3 देशों में डिवाइड किया गया है। और अफगानिस्तान से अगर बात करें तो इसके 2 ही स्थल मिले हैं और उन स्थलों के नाम हैं, पहला है मुंडीगाक और दूसरा है सोरतुगई। दूसरा है सोरतुगई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से लगभग 500 स्थलों की खोज की गई है। 500 स्थल यहाँ पर मिले हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 3 ही पढ़ने हैं। पहला है बलूचिस्तान जो आपको याद रखने हैं, दूसरा है सिंध प्रांत और तीसरा है आपका पंजाब प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत आपका भारत में भी पड़ता है और ये आपका पाकिस्तान में भी पड़ता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी हो सकता है। भारत की बात करें तो भारत में इसके सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं और ये मिले हैं 1000 स्थल। ठीक है, 1000 स्थल इसके कहाँ से मिले हैं? भारत से मिले हैं, जो कि 7 राज्यों से मिले हैं। और इन 7 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है जम्मू एवं कश्मीर। दूसरे की बात करें तो जम्मू कश्मीर से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा पंजाब। तीसरे पे आप आएंगे तो ये है हरियाणा, फिर आपका यूपी के बाद 5वां है आपका गुजरात, 6वां है आपका राजस्थान और 7वां है आपका महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्यों से जो है भारत में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं इसके वो मिले हैं गुजरात से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं? तो ये आपको याद कर लेना है कि गुजरात से मिले हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका विस्तार, कौन कौन सी देशों में है और कौन कौन से राज्य में है भारत में, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद 1-2 पॉइंट आपको और यहाँ पर आज नोट कर लेने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि जो हड़प्पा स्थल जो मिला है वो मिला है रावी नदी के तट पर, जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। इन्हें पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा कहाँ पर मिला था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कौन से काल की है तो आद्य ऐतिहासिक काल की है। इसको एज अ 1 लाइनर में आप लिख लेना, आद्य ऐतिहासिक। ठीक, इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोट करनी है और वो है कि जो हड़प्पा नगर सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी? ग्रिड पद्धति की थी। वो हड़प्पा नगर सभ्यता जो थी ये ग्रिड प्रकार की थी, ग्रिड पद्धति से कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रिड पद्धति है यानी कि जो इसकी नगर व्यवस्था थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो था पश्चिमी हिस्सा
और दूसरा था पूर्वी हिस्सा। तो जो पूर्वी हिस्सा था इसका, ये थोड़ा नीचे की साइड था, यानी कि जो नदी से थोड़ा लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको आप निचला हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक। पश्चिमी हिस्सा जो था ये थोड़ा सा ऊंचा था और इस हिस्से को क्या कहा जाता था, दुर्ग, इसको कहा जाता था दुर्ग, ठीक है। अब जो ये दुर्ग थे ये किस तरीके का डिज़ाइन किया गया था, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है राजपूताना लोग, यानी कि थोड़े जो ऊपर वर्ग के लोग थे वो निवास किया करते थे, और यहाँ पर थोड़े निचले वर्ग के लोग निवास किया करते थे। यानी कि जो लोग दुर्ग में निवास कर रहे हैं वो लोग जो है इनके ऊपर शासन करते थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो जो दुर्ग था वो किस हिसाब का, किस तरीके का इनका बना था, जैसे कि ये घर है, इसके बाहर एक और पक्की ईंटों का जो है दीवार बनाई गई थी, जो कि इनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें, निचले हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर सीधे जो है इनके घर थे, लेकिन उसके बाहर कोई भी पक्की दीवार नहीं थी। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस था। तो इससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं जो दुर्ग में निवास कर रहे हैं वो शायद उनके ऊपर शासन कर रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको एक आइडिया लग गया कि कहाँ पर सिंधु सभ्यता है, कौन कौन से राज्य में है, किस तरीके से इनका निवास था, कैसे ये लोग वहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। तो टोटली क्या था, ये नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय यहाँ पर व्यवस्था थी। अगर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन आप सबको ही पता होगा कि नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। किस तरीके से इनके नगर थे, बाकी के जो भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे देख लेना, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद क्या होगा, जो फैक्ट आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो जगह हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।